तो शुरू करते हैं। अब हमारा ये है ऑपरेटिंग सिस्टम का चैप्टर 4, मेमोरी मैनेजमेंट। हम अगर ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं तो हम दो चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं, मेन मेमोरी जो यहाँ है, मेन मेमोरी, और सेकेंडरी मेमोरी। जब हमने सीओए पढ़ा था, कंप्यूटर आर्किट ऑर्गेनाइजेशनल आर्किटेक्चर, तो हमने कैशे मेमोरी और मेन मेमोरी में ज़्यादा फोकस करा था। इसके बाद तुम्हें, अगर तुम फाइनल्स के लिए तैयारी कर रहे हो, तो यू हैव टू रेफर क्वांटम और तुम्हारे खुद के नोट्स भी, क्योंकि ये सफिशिएंट नहीं है अभी, मैं बोलूँगा। बट ये एक रफ आइडिया दे देगा तुम्हें पूरे चैप्टर का। अब स्टार्टिंग करते हैं। पहले तो वही मेमोरी हायरार्की हमने पहले से पढ़ा था कि जो रजिस्टर होता है, जो इन द सीपीयू होता है शायद, तो वो सबसे फास्टेस्ट होता है, फिर कैशे मेमोरी, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ऐसे आता है। तो अगर हम कैपेसिटी की बात करें, सेकेंडरी मेमोरी की सबसे ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ती है आगे जाते जाते। पर यूनिट कॉस्ट लेस होते जाती है। मेन मेमोरी एसएसडी ज़्यादा महंगी होती है एज़ कम्पेयर टू 1 TB ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। कैशे मेमोरी है, ये ज़्यादा महंगी होगी, और सिस्टम में कैशे मेमोरी जितनी हाई होगी उतना उसका प्रोसेसर का, यू गेट द पॉइंट। एक्सेस टाइम ज़्यादा, सीपीयू से एक्सेस टाइम कैशे मेमोरी का कम होता है एज़ कम्पेयर टू मेन मेमोरी। अब इसके बाद हम आते हैं लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस जो होता है, वो टेंडेंसी होती है फॉर अ प्रोग्राम टू एक्सेस स्मॉल पोर्शन ऑफ इट्स मेमोरी एट एनी गिवन टाइम। तो अब अगर हम रैंडमली देखेंगे कि हमारा सीपीयू है, कुछ मेमोरी को एक्सेस करना चाह रहा है। अब अगर रैंडमली देखेंगे तो कुछ तो पंगा होगा ना, इसलिए हम यूज़ करते हैं लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। उससे क्या होता है, ये स्मॉल पोर्शन ऑफ मेमोरी जो होती है ना, या तो वो टाइम के बेसिस पे होगा या स्पेस के बेसिस पे होगा, वो हम पहले से ही एक टेंडेंसी बन जाती है, एक संभावना बन जाती है फॉर अ प्रोग्राम की जो भी हमारी मेमोरी रिसेंटली यूज्ड है वो रिपीटेडली यूज़ हो सकती है, इसलिए उसको उसको रिसेंटली यूज में डाल दो, टेम्पोरल लोकेलिटी में डाल दो। और स्पेशल लोकेलिटी में बोलते हैं कि टेंडेंसी टू एक्सेस मेमोरी जिसकी जो लोकेशन है वो एक दूसरे के आसपास है। अब ये दो टर्म है, ये स्टार्टिंग में ही है चैप्टर के, बेयर मशीन और रेजिडेंट मॉनिटर। अब बेयर मशीन जो होती है वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट होती है, ठीक है। और जो सारा कोड होता है ना, जो बेयर मशीन में रन होगा, वो रेजिडेंट मॉनिटर बोलते हैं उसे, कोड विच रन्स ऑन बेयर मशीन। तो ये दोनों इंटर रिलेटेड चीज़ें हैं। अब जो बेयर मशीन है ना, वो होता है एक लॉजिकल हार्डवेयर, ये हार्डवेयर है जो विच इज़ यूज टू प्रोग्राम एग्जीक्यूट प्रोग्राम इन प्रोसेसर विदाउट यूजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अंदर यूज़र के पास सब कंप्लीट कंट्रोल होता है कि कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है। इसके अंदर जो भी सिक्योरिटी पार्ट है वो भी बेयर मशीन के द्वारा ही चलाया जाता है। काइंड ऑफ एक जो कंट्रोलिंग सिस्टम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो इसके अंदर यूज़ नहीं होता, क्योंकि इसका खुद का प्रोसेसर है। इट इज़ ए लॉजिकल हार्डवेयर यूज टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम इन प्रोसेसर। मुझे इतना आइडिया नहीं है, मैंने भी ऐसे ही पढ़ा, ये छोटे छोटे नोट्स बना लिए और बस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको, कि अगर कोई चीज़ हिट करती है मुझे उस टाइम पे जो मैंने पढ़ा था वो देख सकते हैं। यू कैन टेक रेफर ऑफ क्वांटम, ये एक तो मैंने उनसे देखा है जो संचित हैं, वन शॉट वीडियो है उनकी, उससे बनाया नोट्स, और मेरे खुद के नोट्स भी थे, और क्वांटम उसका मिक्सचर है ये, छोटे छोटे। तो इसके अंदर एक्यूरेसी तो भाड़ में जाए, मुद्दे की बात समझ लो और ये लिख के आना है एग्जाम में, ऐसे पढ़ना। तो इट एक्ट लाइक ओएस विच कंट्रोल एवरीथिंग इनसाइड प्रोसेसर एंड प्रोग्राम। अब जो भी कोड रन होगा बेयर मशीन पे वो इसमें लिखा जाता है, और यही चीज़ मॉनिटर करती है, यही सब कुछ कंट्रोल करती है एज अ ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसको हम जॉब सिक्वेंसर भी बोलते हैं। ये दो दो नंबर में आ सकता है, इसलिए इतना लिखना इट्स सफिशिएंट आई थिंक। अब इसके बाद ड्यूटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसके अंदर रिक्वायरमेंट्स ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट भी आ सकती है। रिक्वायरमेंट 5 रिक्वायरमेंट ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट अगर बोल दिया तुम्हें तो क्या लिखोगे। पहला है एड्रेस ट्रांसलेशन, कि जो हमारा सेकेंडरी मेमोरी में डेटा पड़ा हुआ है उसको उसको रिट्रीव करवाना है हमें, डेटा रिट्रीवल
इन द फिजिकल मेमोरी, जो हमारा प्राइमरी मेमोरी में है, जिसको हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं। एक तो हमारा ये होता है रोल रिक्वायरमेंट, और एक होती है मेमोरी एलोकेशन एंड डी एलोकेशन। मतलब हमें कौन सी मेमोरी एलोकेट करवानी है, किस टाइम पे करानी है, और उसका जब काम ख़त्म हो जाए उसको डी एलोकेट भी करवाना है। अभी हम आगे जाके देखेंगे कि स्वैपिंग हो जाती है, कि सपोज़ हमारी मेन मेमोरी फुल हो चुकी है, अब इसके बाद कोई भी नया प्रोग्राम आएगा तो वो तो हो ही नहीं पाएगा एलोकेट, तो हमारी पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम लगती है उसके अंदर। उससे क्या होता है, कोई भी अगर हमारा नया प्रोग्राम आ रहा है तो जो पुराने प्रोग्राम्स थे वो हटेंगे ना, तो उसकी प्लेस पे वो आएगा। ऐसे ये पॉइंट लिख सकते हो तुम एक्सप्लेन करके। मेमोरी ट्रैकिंग के अंदर क्या होता है, जो भी हमारा यूज़ में है, कौन सा प्रोसेस है, उसको मॉनिटर करना, उसको ट्रैक करना। और मेमोरी प्रोटेक्शन की कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस ना ले पाए हमारे सिस्टम के अंदर, हमारा डेटा ना लीक हो जाए, मेमोरी वगैरह। और लॉजिकल एंड फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हमारा जो मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी का रिलेशन है ना, इसके अंदर वर्चुअल मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी एक ही बात होती है। तो इसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे हो रहा है कि कितना डेटा, जैसे अगर हमारी सेकेंडरी मेमोरी 512 जीबी की है और हमारी मेन मेमोरी है सपोज 8 जीबी की, तो इसका ये जो है ऑर्गेनाइजेशन कैसे हो पा रहा है, एलोकेट कैसे हो पा रही हैं चीज़ें। इसके बाद हमारी टू अप्रोचेस फॉर स्टोरिंग अ प्रोसेस इन मेन मेमोरी। अब हमारी पहले हम अप्रोचेस देखेंगे कि मेन मेमोरी के अंदर हमारी कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं फॉर स्टोरिंग, अप्रोच होती हैं फॉर स्टोरिंग अ प्रोसेस। जो कंटिग्यूअस होती है ना, कंटिग्यूअस मतलब ही ये होता है कि साथ साथ, ठीक है। जो भी हमारी हमारा प्रोसेस होगा वो कम्प्लीटली पहले लोड होएगा इन द मेन मेमोरी, और फिर वो एक कंटिग्यूअस फैशन के अंदर ही स्टोर होगा इन द मेन मेमोरी। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर ही अब आगे जाके हमारा ये जो एड्रेस ट्रांसलेशन है, कि हमें सीपीयू है हमारा, लॉजिकल एड्रेस मतलब सेकेंडरी मेमोरी का एड्रेस। अब इसके अंदर ये लिमिट आई, रजिस्टर लिमिट देखिएगा कि जो हमारा कि सेकेंडरी मेमोरी से हमने कोई डेटा लिया। अब जब डेटा लिया है तो उसकी अभी लिमिट होएगी, अभी आगे जाके समझ आएगा, इसका आइडिया भी देता हूँ। स्पेस एलोकेशन मेथड, इसको मैं समझा सकता हूँ उस तरीके से कि सेकेंडरी मेमोरी बहुत बड़ी है, मेन मेमोरी छोटी है, ठीक है। तो कुछ पार्ट ऑफ सेकेंडरी मेमोरी ही मेन मेमोरी में जाएगा, तो उसकी लिमिट निर्धारित हो जाती है पहले। और फिर हम उसमें देखेंगे कि कोई भी प्रोसेस को जब सीपीयू लेना चाह रहा होगा ना, तो उसके अंदर देखेंगे कि सपोज लिमिट है हमारी 10, और सीपीयू एलोकेट करवाना चाह रहा है, लेना चाह रहा है, डेटा रिट्रीवल करवाना चाह रहा है 12 का, 12 लोकेशन का। तो इट मीन्स कि लिमिट तो नहीं है, तो एड्रेसिंग एरर आ जाएगा। मतलब वो एलोकेट नहीं करवा सकता क्योंकि मेन मेमोरी में है ही नहीं, वो है सेकेंडरी मेमोरी में। आई थिंक यू गेट द रफ आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। अब इसके बाद स्पेस एलोकेशन मेथड इन कंटिग्यूअस एलोकेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर दो चीज़ें आएंगी, एक तो फिक्स साइज पार्टीशन और वेरिएबल साइज। अब इसके अंदर अगर मैं थोड़ा सा आइडिया दूँ, हेयर वी ट्रीट मेमोरी एज अ सिंगल चंक। मतलब सपोज कोई प्रोग्राम हमारा चल रहा है, अब इसके अंदर इस तरफ से हमने देखा कि 30, हमने 30 जो मेमोरी ब्लॉक है, सिंगल चंक ऑफ मेमोरी ब्लॉक है, वो हमने 30 का 30 यहाँ कर दिया। एट प्रेजेंट ना, ये जो है ये सिंगल ब्लॉक ही माना जाएगा। इसके अंदर कोई भी मेमोरी आ रही है, 30 आ गई, 15 आ गई, फिर 20 आ गई। अब इसके अंदर 15 जो है वो हमने डी एलोकेट करवा दी, हटा दी। अब ये वाला जो स्पेस है ये फिर से यूज़ हो सकता है, बट ये कंटिग्यूअस है। मतलब ये जो 15 वाला स्पेस है ना, अब यहाँ 15 ही आ सकता है या इससे कम वाले आ सकते हैं। अगर यहाँ तुम 15 की जगह वो करवाना चाहोगे कि यहाँ तो मैं 16 डालना चाहूँ, तो ये नहीं आएगा ना। और वो
जो एक बचा हुआ है वो 20 के बाद भी नहीं आ सकता, क्योंकि ये कंटिन्यूअस एलोकेशन है। फिर से रिवाइंड करके सुनना मैंने बोला क्या है। अब इसके बाद ट्रीट एज अ सिंगल। अब जब प्रोसेस जो है वो रिक्वेस्ट करता है एग्जैक्टली सेम स्पेस इज एलोकेटेड इफ पॉसिबल। सेम स्पेस इज एलोकेटेड मतलब 15 है ना, तो एग्जैक्टली सेम ही पॉसिबल होगा जब ही एलोकेट होएगा। और रिमेनिंग स्पेस जो होता है वो अनयूज हो जाता है, रीयूज हो जाता है अगेन। रिमेनिंग स्पेस रीयूज हो जाता है अगेन। अब इसके बाद हमारा जो मेन मेमोरी है ना वो डिवाइडेड नहीं होता है एक फिक्स स्पेस में। ये जो पूरा पार्टीशन मिला हुआ है ना तुम्हें, ये कोई फिक्स स्पेस नहीं है, ये डिवाइड नहीं हो रखा है। ये फिक्स स्पेस है पर ये डिवाइड नहीं हो रखा है। फिक्स साइज पार्टीशन वो अलग चीज़ है, उसके अंदर हमें इसके अंदर भी पार्टीशन करने पड़ते हैं। सपोज ये 100 साइज का ब्लॉक है और इसके अंदर भी हमने 20-20 के बट्टे बांटे हुए हैं, तो वो तो पंगा है ना। अब तो हम 30 डालना चाहेंगे तो वो डाल ही नहीं पाएंगे। और डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग विल वेरी अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ प्रोसेसेस। ये भी समझ नहीं आया क्या था ये वाला पॉइंट। मल्टी प्रोग्रामिंग विल वेरी अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ प्रोसेसेस। लेट्स सी, इसके अंदर भी मैंने डाला हुआ है फिक्स द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। अब जो फिक्स साइज प्रोग्राम पार्टीशन है ना, वो होता है डिवाइड मेमोरी इनटू फिक्स साइज पार्टीशन विच कैन बी ऑफ डिफरेंट साइजेस। मतलब जो 100 वाला ब्लॉक था ना हमारा, उसके अंदर एक साइज हमने पहले से ही दे रखा है, सपोज 30 30 30। हमने अब हमारी 90 चली गई, तो ये हमारा था ब्लॉक, यहाँ 30 का ब्लॉक दे दिया, एक और 30 का ब्लॉक दे दिया, एक और 30 का, या 10 का बच गया। अब जब 30 का ब्लॉक देंगे ना हम, 30 का यहाँ एलोकेट हो गई, 15 वाले भी 30 वाले में एलोकेट होएगी, 20 वाली भी 30 में एलोकेट होएगी, और 10 वाला स्पेस बच जाएगा। और अब यहाँ जो 30 वाला ब्लॉक था उसके अंदर भी बचेगा, उसको भी कुछ कहते हैं, वो भी समझ आएगा इंटरनल फ्रेगमेंटेशन और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन में। अगर समझना चाहोगे तो हमारे आर्किटेक्चर देख सकते हो इंडिया का कैसा है। अगर तुमने कोई पिछड़े इलाका हो कुछ, तो वहाँ ना जो भी घर बने होते हैं वो बड़े अनसिस्टमेटिक वे में बने होते हैं, कि किसी के भी कहीं भी रोड निकाल दी, कहीं भी कुछ भी हो गया, कहीं भी फ्लाईओवर बन गया, फ्लाईओवर का वो सिस्टम सही नहीं है। तो हमारा जो फिक्स साइज पार्टीशन होता है वो डिवाइड मेमोरी इनटू फिक्स साइज पार्टीशन। और हाँ, अब जो प्रोसेस रिक्वेस्ट होगा ना, जो पार्टीशन इज एलोकेटेड एंटायरली। जो पार्टीशन है ना, जितना भी पार्टीशन होगा, जैसे मैंने उसमें 30 का एग्जांपल लिया था, 30 30 30 और 10, तो जो पार्टीशन हमारा एलोकेट हुआ है वो एंटायरली हो जाएगा, और रिमेनिंग स्पेस जो होगी ना वो वेस्टेड हो जाएगी। अब जो भी हमारी रिमेनिंग स्पेस वेस्ट हो जाती है ना, उसको हम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। तो हमारे फिक्स साइज के अंदर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होने की संभावना ज़्यादा है। वाई इज़ दैट? क्योंकि उसके अंदर जो ब्लॉक है हमारे वो फिक्स होते हैं, बट एज कंपेयर टू द ये एज कंपेयर टू द वेरिएबल साइज वेरिएबल साइज पार्टीशन, उसके अंदर इंटरनल फ्रेगमेंट के चांसेस कम है। अब जो मेन मेमोरी है वो डिवाइडेड इनटू फिक्स साइज पार्टीशन, हाँ ये तो बता ही दिया मैंने। ये स्टैटिक पार्टीशन होता है इसका, कि इसके अंदर जो पार्टीशन हो रखा होगा वो स्टैटिक है, वो बदल नहीं सकता। बट यहाँ हमारा जो पार्टीशन है वो डायनेमिक है, कि हम तो चेंज कर पा रहे हैं ना, बट कंटिन्यूस ही होना चाहिए, कि अगर कोई डी एलोकेट हुई तो यहाँ जो ब्लॉक आ सकता है वही आएगा। थोड़ा थोड़ा आइडिया मिलना शुरू हो गया होगा। अब हम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की बात करते हैं, कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन वो होता है जैसे हमने यहाँ हमारा व्हेन फ्री मेमोरी, नहीं ये छोड़ो, पहले ये देखो कि हमारे यहाँ ये पूरा ब्लॉक था, यहाँ ये छोटी सी स्पेस है, सपोज ये 1 KB की स्पेस है, कुछ कारणों की वजह से ये 1 KB की स्पेस ही भर पाई। यहाँ हमारे पास 5 KB खाली है पूरा ब्लॉक, यहाँ 4 KB खाली है ब्लॉक। हमें करना है एलोकेट 7 KB,
7 KB करना है एलोकेट, बट कर नहीं पाएंगे किसी भी तरीके से। देख लो, ना तो तुम वेरिएबल साइज से कर पाओगे ना फिक्स साइज से, क्योंकि 7 जो है वो कंटिग्यूस फैशन में होना चाहिए, कंटिग्यूस फैशन में नहीं हो रहा, इसलिए कंटिग्यूस है ये, अभी नॉन कंटिग्यूस भी आएगा इसके अंदर। व्हेन फ्री मेमोरी ब्लॉक स्कैटर थ्रू आउट द सिस्टम, जो फ्री मेमोरी ब्लॉक है, वो स्कैटर हो गया थ्रू आउट द सिस्टम रेदर देन बीइंग इन अ कंटिग्यूस फैशन, वही बात कर रहे हैं, लीड्स टू द इनएफिशिएंट मेमोरी यूटिलाइजेशन। ठीक है, अब इसकी वजह से ना जो वेस्टेज है ऑफ लार्ज स्पेस ऑफ मेमोरी वो ज़्यादा होता है। इसके लिए ही हम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की वजह से ही पेजिंग पढ़ते हैं। अभी पेजिंग क्या है वो भी आएगा धीरे धीरे। अब ये जो है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन के अंदर जो हमारा 5 KB का ब्लॉक था उसके अंदर हमने 4 KB डाल दी, 4 KB डाल दी, पर हमारा जो 1 KB का स्पेस है वो अनयूज रह गया, और ये इतना कम स्पेस है कि ये यूज़ में आने की पॉसिबिलिटी भी इसकी कम है, बट ये स्पेस कंपैरेटिवली कम है एज कंपेयर टू द एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। अब टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, जो इतना सारा हमारा वेस्ट हो रहा था ब्लॉक, हम पेजिंग यूज़ करते हैं। अब हमने नॉन कंटिग्यूस समझ लिया, शायद तुम्हें इसका आइडिया मिल गया होगा वेरिएबल साइज पार्टीशन और फिक्स साइज पार्टीशन का। और इसका और आइडिया लेना है, यू कैन रेफर द क्वांटम। ठीक है, एक बार देख लेना उसको। अब हमारे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन टेक्निक्स होती हैं कुछ, ये जो टेक्निक्स है ना ये कंटिग्यूस उसके अंदर ही आती हैं, फिक्स साइज पार्टीशन और वेरिएबल साइज पार्टीशन के अंदर ही आएंगी। ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन टेक्निक्स 3 प्रकार की होती हैं, फर्स्ट फर्स्ट फिट पॉलिसी, बेस्ट फिट और वर्स्ट फिट। इसके अंदर क्या होता है कि ये एक तरह से तरीका है कि हम एलोकेट कैसे करवा सकते हैं। जैसे सपोज हम लेफ्ट साइड से चल रहे हैं, हमें 5 KB का जो है स्पेस, 5 KB की जो मेमोरी है वो एलोकेट करवानी है इन द ब्लॉक्स ऑफ 4 KB, 20 KB और 7 KB। ठीक है, ये वाला स्पेस भरा हुआ है। अब हम चले चले चले, हमने देखा 4 KB नहीं, 20 KB, हाँ सीधा डाल दो। फर्स्ट फिट पॉलिसी, ये नहीं देखेंगे कि कौन सा ज़्यादा है ये वो, हमने 20 का था इसके अंदर 5 KB डाल दिया, सिंपल। अब इसके अंदर एडवांटेज क्या है, ये सिंपल है, इजी टू यूज़ है और इजी टू अंडरस्टैंड है, बट इसके अंदर पुअर परफॉर्मेंस है, क्योंकि हमें नहीं पता 20 KB है। अब इसके अंदर जो स्पेस है वो 15 KB का वेस्ट भी हो सकता है, वेस्ट मतलब इंटरनल फ्रेगमेंटेशन में भी जा सकता है। और डिसएडवांटेज वही टाइम और स्पेस का परफॉर्मेंस तो फ़र्क पड़ता है। अब दूसरा हमारा है बेस्ट पॉलिसी फिट। बेस्ट पॉलिसी फिट में क्या होता है कि जो स्मॉलेस्ट पार्टीशन है ना, विच इज़ कैपेबल इनफ, वो होता है। तो इसका भी आइडिया लग गया होगा कि 5 KB है, अब मैं इसके अंदर देखता चले जाऊँगा, या 20 है, सपोज़ यहाँ 15 होता, यहाँ 15 होता, फिर 7 होता, 7 यहाँ होता, तो वो जब भी 7 पे ही चुनता कि 4 KB है, 20 KB और 7 KB। तो इसके अंदर स्मॉलेस्ट पार्टीशन जो भी पॉसिबल है 5 KB के लिए जिसमें जा सकता है वो उसमें चले जाएगा। इसके अंदर जो परफॉर्मेंस है, परफॉर्म बेस्ट इन फिक्स साइज पार्टीशन, फिक्स साइज पार्टीशन के अंदर ये बेस्ट परफॉर्म करता है, बट वेरिएबल साइज पार्टीशन के अंदर ये वर्स्ट परफॉर्म करता है। ऐसा क्यों? इसके अंदर जो स्मॉल पोर्शन है, अब जैसे अगर हम एग्जांपल लें होटल का, होटल के अंदर कुछ हमारी स्पेस होती है 5 लोगों को बिठाने की, कुछ होती है 3 को बिठाने की, कुछ होती है 2 को बिठाने की, है ना। तो वो जो एग्जांपल है वो हमारा होता है फिक्स स्पेस पार्टी, फिक्स साइज पार्टीशन के अंदर होता है। तो उसके अंदर ये परफॉर्म बेस्ट करेगा, क्योंकि अगर हमारा कोई भी स्पेस होगा वो सीधा उस वाले स्पेस में चले जाएगा जिसके वो कैपेबल है, तो हमारा वेस्टेज कम होगा, राइट। बट
वर्स वर्स केस वेरिएबल साइज पार्टीशन के अंदर इसलिए होगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड है और उसके अंदर इसकी संभावना कम है। दैट्स व्हाट आई थिंक, क्योंकि वो वेरिएबल है। वर्स फिट पॉलिसी के अंदर क्या होता है, जो लार्जेस्ट पार्टीशन होता है वो पॉसिबल है। अब लार्जेस्ट पार्टीशन पॉसिबल है ना, तो हमारी जो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाती है। बट बेस्ट फिट के अंदर क्या हो रहा था, स्मॉलेस्ट पोर्शन दे रहा है, तो इसके अंदर वेरिएबल साइज के अंदर हमारा निश्चित ही हो गया कि कहीं ना कहीं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन ज़्यादा होगा। बहुत छोटे छोटे पोर्शन हमारे बच जाएंगे मेमोरी के। बट इसके अंदर ऐसा नहीं हो रहा। इसके अंदर जो भी हमारा सबसे बड़ा पोर्शन होगा 5 KB का 50 KB वाले में चला गया, और हमारा जो 45 KB था वो छूट गया। अब इसके अंदर पॉसिबिलिटी है वेरिएबल साइज के अंदर कि फिर से इसके अंदर ये जो स्पेस है वो रीयूज्ड हो जाए। बट ऐसा चीज़ उसके अंदर नहीं होती फिक्स साइज में। एक आइडिया मिला। अब ये प्लस पॉइंट हो गया वेरिएबल साइज के लिए, बट वर्स पॉइंट हो गया फिक्स साइज के लिए, और वाइसा वर्सा हमारा बेस्ट पॉलिसी के अंदर होता है। अब हम पेजिंग देखेंगे। अब जो हमारा पेजिंग है ना, वो नॉन कंटिगियस मेमोरी एलोकेशन होता है। पेजिंग अवॉइड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, समझ आ गया। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये जो है ना लॉजिकल एड्रेस होता है इसके अंदर, ये हमारा फिजिकल एड्रेस है, ये याद रखना। और ये जो सेकेंडरी मेमोरी होती है ये पेजेस में डिवाइड होती है, और फ्रेम्स फिजिकल मेमोरी जो मेन मेमोरी होती है हमारी, वो हमारी फ्रेम्स में डिवाइड होती है। बट साइज ऑफ अ पेज हमारे फ्रेम के पेज के इक्वल होता है। अब सीपीयू जो है उसने वही लॉजिकल एड्रेस लेके आया वो सेकेंडरी मेमोरी से, है ना, या कोई भी उसे मेमोरी को यूज़ में लेना है ऐसा मान लो। तो यहाँ ये पेज टेबल बनाता है जिसके अंदर फ्रेम्स के नंबर होते हैं, ना कि पूरे फ्रेम्स होते हैं। अभी आगे यहाँ आएगा समझ अच्छे से। ट्रांसलेशन प्रोसेस बोलते हैं उसको। जो भी हमारा पूरा ये जो प्रोसेस चल रहा है इसे ट्रांसलेशन प्रोसेस बोलते हैं। अब सपोज हमारे सेकेंडरी मेमोरी के अंदर पेजेस है P1 P2 P3 P4, यहाँ तो कंटिन्यूस फैशन नहीं है। अब फ्रेम्स के अंदर तो ऐसे नहीं होंगे, ये P1 यहाँ है, P2 यहाँ है, P3 यहाँ है, P4 यहाँ है फिजिकल मेमोरी के अंदर। अब जब हमने CPU से यही अपने इंस्ट्रक्शन कोई बोली, मेमोरी ने एलोकेट करवाया, तो पेज नंबर हमारा दिया गया है। पेज नंबर ये है। इंस्ट्रक्शन ऑफसेट की क्या इंस्ट्रक्शंस है, ये हमारा सेकेंडरी मेमोरी का डेटा है। अब इसके लिए एक पेज टेबल बनेगी। पेज टेबल एक हार्डवेयर नहीं है, डेटा स्ट्रक्चर है। मतलब ये जो पेज टेबल है ना, ये हमारी फिजिकल मेमोरी के अंदर ही होगी, तो इसका भी स्पेस, ये भी खाएगी स्पेस। अब जो हमारा इंस्ट्रक्शन ऑफसेट होता है ना, जो इंस्ट्रक्शन है वो तो हमेशा सेम ही रहती है, तो ये हमारा एज इट इज़ इसके अंदर चला जाएगा। और जो हमारा फ्रेम नंबर है, और ये अभी प्रोसीजर बताता हूँ कैसे चल रहा है। कि सपोज हमारा पेज नंबर है यहाँ P1, ये आ गया हमारा 0 1 2 3 4 ऐसे मान लो। तो हमारा जो पेज नंबर है, लिख ही देता हूँ, लिखा जाएगा, लेट्स सी। हमारा पेज नंबर जो है, सपोज इसने सबसे पहले पेज नंबर बनाया P1 को, P1। अब यहाँ आया P1 देखा इसने, ये है 0 1 2। नाइस। तो अब हमारे यही है, P1 आया। P1 में जो फ्रेम नंबर था वो 2 था, 2 इंडेक्स था इसका। अब ये 2 स्टोर हो गया यहाँ फिर यहाँ चला गया ये। तो यहाँ से ये मेमोरी इसको मिल गई।
प्राइमरी मेमोरी की, इसने इसको एक्सेस कर लिया, फिजिकल मेमोरी की एक्सेस कर लिया, तो सीपीयू ने वो जो डेटा है वो एलोकेट करवा दिया, वो रिट्रीव कर लिया, डेटा रिट्रीवल हो गया। दैट्स हाउ इट ऑल गोज। अब ये नॉन कॉन्टिग्यूस क्यों है? क्योंकि इसके अंदर फिजिकल मेमोरी के अंदर ना जो भी सारा डेटा आया हुआ है वो नॉन कॉन्टिग्यूस फैशन में, वो एक साथ नहीं है, और उसको एक्सेस करने के लिए हमें एक पेज टेबल चाहिए होगी। तो जब भी सीपीयू डेटा रिट्रीवल मांगेगा, हमें इसके अंदर पहले तो यही सेकेंडरी मेमोरी से ये उठानी है, इसकी पोजीशंस, पेज टेबल फ्रेम्स लगाने हैं, फ्रेम्स में कहाँ है वो डेटा देखना है, डेटा स्ट्रक्चर बनाना है। जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर है ये पेज टेबल, अब ये एवरी प्रोसेस जो होगा ना, कोई भी प्रोसेस बनेगा उसके लिए एक सेपरेट पेज टेबल बनेगी। प्रोसेस के अंदर हमारे सपोज 4 पेजेस हैं, तो उस वही समझ आ गया। स्टोर्ड इन मेन मेमोरी, ये मेन मेमोरी के अंदर स्टोर होता है, और स्टोर कॉरस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर, नंबर ये याद रखना, नंबर स्टोर करता है। कुछ ज़्यादा खास चीज़ है नहीं इसके अंदर। इसकी एडवांटेज क्या है? इसकी वजह से हमारा जो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है वो रिमूव हो जाता है। बट इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा ट्रांसलेशन प्रोसेस है, ट्रांसलेशन प्रोसेस उसको बोलते हैं, ये जो सारा प्रोसीजर हुआ है ना, कि हमारा साइकिल सीपीयू हमारा कोई भी मेमोरी रिट्रीवल करवाना चाह रहा है सेकेंडरी मेमोरी में, वो है कहीं या कहीं भी है वो इंस्ट्रक्शन, गलत बोल रहा हूँ मैं, कोई भी इंस्ट्रक्शन सीपीयू एक्सेस करना चाह रहा है, आप पेज बाहर में जाए, इसको देखते हैं कि ट्रांसलेशन प्रोसेस इज स्लो। मेन मेमोरी को 2 बार एक्सेस करना पड़ रहा है, क्यों? अगर सबसे पहले जब मेन मेमोरी एक्सेस होएगी वो होएगी पेज टेबल की वजह से, क्योंकि जब भी कोई इंस्ट्रक्शन आएगा, अब ढंग से बोला, जब भी कोई इंस्ट्रक्शन आएगा तो जो पेज टेबल है ना, वो भी तो मेन मेमोरी के अंदर ही है, तो उसके लिए मेन मेमोरी को तो एक्सेस करना पड़ेगा, टाइम गया। अब उसके बाद जो पेज टेबल आई उसके रेफरेंस में अब कोई फ्रेम नंबर और इंस्ट्रक्शन ऑफसेट आएगा, अब उसको भी हमें सर्च कहाँ करना है? फिजिकल मेमोरी के अंदर ही, तो उसके लिए और तो मेमोरी का, बट एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इतना बड़ा फॉल्ट था, उसके अंदर इतना ज़्यादा वेस्ट हो रहा था कि ये कंपनसेट हो जाएगा। हमारा जो थोड़ा सा डेटा है, मेटा डेटा, वो पेज टेबल को स्टोर करने में भी यूज़ होता है, और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन तो ऑब्वियस है, वो तो होता ही है, ये पेजिंग क्या हो गया। अब फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि जो n बिट्स हैं, कोई भी n बिट है, अब जो भी साइज होगा, जो भी नंबर ऑफ लोकेशन होंगी वो होंगी 2 की पावर n, ठीक है। सपोज मेन मेमोरी है हमारी 32 बिट की, ठीक है, 32 बिट की है, और इसके अंदर जो फ्रेम्स हैं वो 1 बिट के हैं, क्योंकि एक फ्रेम हो या एक पेज हो वो एक ही साइज़ के होंगे, 1 बिट के हैं, तो इसको बिट को हमने इसमें कन्वर्ट करा पहले तो 2 की पावर 31, और 1 बिट से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो हमारा कितने का आया ये? 4 GB का। 2 की पावर 30 जो होता है वो जी में होता है, गीगाबाइट। और ऐसे ही अगर हम इसको देखें कि एक मेन मेमोरी है जिसकी 512 MB कैपेसिटी है, और वही एक फ्रेम हमारा एक 1B ले रहा है, तो इसको B से बीट कट गया, ये इतना आया। अब इसको सॉल्व करते हुए हमारा जो मेन मेमोरी है, जिसको हम फिजिकल एड्रेस भी बोलते हैं, वो हमारा 29 आया। तो ये एनालॉजी समझ लेना एक बार, ये क्वेश्चन करके भी देख सकते हो, ये वाला मैंने छोड़ दिया, और तुम्हें रेफरेंस देंगे तो संचित सर हैं, वन शॉट। तो अब ये है सिग्नेचर, सीरियल नंबर जो भी बोलते हैं इसे। अब इसके अंदर 4 TB के ये वाली चीज़ें दे रखी है हमें, ठीक है। हमें निकालना है मेन मेमोरी में कितना होगा PD, और पेज साइज कितना होगा। सेकेंडरी मेमोरी में PD लग रहा है, मेन मेमोरी में FD लग रहा है ना। अब हमने सबसे पहले देखा 32 GB है ये,
32 GB। जो सेकेंडरी मेमोरी हमारा 32 GB ले रहा है, 32 GB ले रहा है। अब ये देखेंगे हम एड्रेसेबल कितना है, ये 1 B है। तो एक एक फ्रेम हमारा 1 B का है, तो ये काटा, इसको बिट में कन्वर्ट कर दिया। बिट में आया 35, 32 5, ये 35 आया बिट में। तो 35 बिट जो है हमारी वो सेकेंडरी मेमोरी की है, क्योंकि ये सेकेंडरी मेमोरी का कैलकुलेट करा था। 35 हो गई। अब ऐसा ही हमने इसके अंदर करा, ये दिया हुआ था तो कन्वर्ट करा, 27 हो गया। अब जो हमारा डी होगा वो सब में इक्वल है, दोनों में डी इक्वल है, तो डी निकाल लो किसी तरह। डी कैसे निकलेगा, डी था ये पेज साइज। पेज साइज क्या है, सीधा 10 दिख रहा है, के है ना किलोबाइट, तो ये 10 है, तो 10 सीधा यहाँ लगा दिया। अब इसके अंदर ये चीज़ें हमने निकाल ली थी, 35 और 27। अब इसके अंदर 10 माइनस कर दोगे, यहाँ लिख दोगे 35 में 10 माइनस 25, ये 17। नकली है। ऐसे ही न्यूमेरिकल आएंगे, बस थोड़ी टर्मिनोलॉजी डिफरेंट हो जाएगी। अब इसके अंदर टीएलबी आ रहा है एक, कि जो हमारा पंगा था कि हमें जो पेज टेबल है वो 2 बार एक्सेस करनी पड़ रही थी। क्या से वो वाला ट्रांसलेशन प्रोसेस जो था, ये जो प्रॉब्लम थी कि ट्रांसलेशन प्रोसेस इज स्लो। क्यों स्लो है, क्योंकि हमारे मेन मेमोरी को हमें 2 बार एक्सेस करना पड़ रहा था, पेज टेबल की वजह से और फ्रेम एक्सेस की वजह से। तो वो टीएलबी सॉल्व कर रहा है, ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर। कैसे, कि जो भी हमारी पॉसिबिलिटी है हिट की, टीएलबी हिट करा, वो इसके अंदर पहले से ही आ जाएगी। जैसे हमारा कैशे मेमोरी करती है ना, वैसा ही कर रहा है काम। कि हमारा सीपीयू है, अब इसके अंदर वही प्रोसीजर चल रहा है, बट ये यहीं बीच में लगा दिया हमने कि पहले ना ये जो है इंस्ट्रक्शन, ये यहाँ देखेगी कि कहाँ है, लोकेशन सीधा बता रहा है या नहीं, पेज नंबर फ्रेम नंबर बता रहा है या नहीं। यहाँ अगर यहाँ है तो ये हिट की पॉसिबिलिटी है, हिट हो गया, बट नहीं है तो ये मिस हो गया टीएलबी। तो फिर वो पेज टेबल में देखेगी और 2 बार एक्सेस करेगी। बट ये 90% पॉसिबिलिटी है कि हिट हो जाए, कि हमें जो चाहिए था फ्रेम नंबर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द पेज नंबर, वो इसी में ही मिल जाए। थ्योरी तो तुम बना ही दोगे। कंटेनिंग फ्यू पेज टेबल एंट्रीज, ठीक है। जो अब इसके अंदर जो इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम था वो कैसे निकालेंगे, वो आएगा। इसके अंदर जो हिट की पॉसिबिलिटी है वो 90% दे रखी है। हुँ? और इसके अंदर सपोज जो टीएलबी है वो हमारा 10 नैनो सेकेंड ले रहा है, और जो पेज टेबल है जो मेन मेमोरी से आ रहा है डेटा, वो हमारा 100 नैनो सेकेंड ले रहा है, ठीक है। अब हिट की पॉसिबिलिटी है, तो हिट के अंदर सबसे पहले ये जो है प्रोसीजर टीएलबी में गया, टीएलबी में 10 नैनो सेकेंड लिया, 90% थी ना। उसके बाद हो गया, फिर हमारा जो एक बार जो मेन मेमोरी को एक्सेस करना होता है वो 100 नैनो सेकेंड है। तो ये पूरी हो गई। इसके बाद हमें प्लस करना पड़ेगा जो 10% पॉसिबिलिटी है। तो अब पहले तो हमें टीएलबी में जाना पड़ेगा, 10 नैनो सेकेंड ले लिया, इसके अंदर नहीं है, टीएलबी मिस हो गई। अब 10 नैनो सेकेंड तो ले लिए, इसके बाद फिर से ये जाएगा यार पेज टेबल में। अब पेज टेबल डेटा स्ट्रक्चर है, उसका क्या है डेटा, फिजिकल मेमोरी में, मेन मेमोरी में गया, एक बार 10 आ गया। उसके बाद वो ढूंढ के लाया फ्रेम, अब फ्रेम यहाँ चढ़ा, फिर से ये मेन मेमोरी में गया, 2 बार आ गया। इसकी वजह से ये हो रहा है पूरा। तो जो इस 90% तो पॉसिबिलिटी है ना हिट की, तो इसकी वजह से जो प्रॉब्लम थी ना हमारी स्मॉल एक्सेस की, ये बार बार हमारा रिट्रीव करा जा रहा था, नौटंकी करे जा रहा था, पेज टेबल में जाया जा रहा था, तो वो इससे टीएलबी से हट गई। अब जब भी हमारा पेज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, जो पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि सपोज हमने सेकेंडरी मेमोरी का जो पेज है, जो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर पेज होता है, एक पेज, उसका साइज़ बढ़ा दिया। अब साइज़ बढ़ा दिया तो बट जो मेमोरी है वो तो, जो भी हमें एलोकेट करवानी है वो तो डिफाइंड ही है ना। पेज बढ़ाने से क्या होगा,
कुछ फ़ायदा नहीं होगा, नकली चीज़ है। तो हमारा इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की चांसेस बढ़ जाएंगे, मतलब जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वेस्टेज है मेमोरी का वो बढ़ जाएगा। अब ये है मल्टी लेवल पेजिंग, हायरार्किकल पेजिंग, दोनों ही बोल सकते हैं इसको। अब इसके अंदर क्या होता है, ये सपोज जो हमारा पेजेस थे, हमारे किसी भी प्रोसेस के अंदर पेजेस थे, मैंने 4 का लिया एग्जांपल। अब वो पेजेस क्या बढ़ जाए, तो वो कैसे करेंगे हम, जैसे जैसे अभी तो तुम बात कर रहे थे, तो सपोज एक चैप्टर की बात कर रहे थे, नकली से चैप्टर था, पता चल गया। अब तुम बात कर रहे हो पूरी बुक की, उसके अंदर बहुत सारे चैप्टर हैं, तो कैसे। उसके बाद तुम बात करोगे वॉल्यूम की, 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम, आर डी शर्मा। तो अब वो जो है डेटा सेट बढ़ता गया। जो अब जो लार्ज लॉजिकल एड्रेस स्पेस है ना, जो सेकेंडरी मेमोरी का स्पेस है, वो इतना सपोर्ट कर सकता है ये मॉडर्न सिस्टम मल्टी लेवल पेजिंग में। इसके अंदर क्या करा, ये हमने अलग से रजिस्टर ले लिया, पी टी बी आर रजिस्टर, इसकी फुल फॉर्म देख लेना। अब ये सी पी यू जो है, ये सबसे पहले तो यहाँ देखेगा कौन सा है, ये पी डी सेम है, सबसे पहले ये वो देखेगा, 2 लेवल पेजिंग है ये। यहाँ देखेगा कि कौन से बुक का पेज नंबर है, कौन से बुक का क्या पेज नंबर है। ये बुक मान लो, ये चैप्टर मान लो, ये कंटेंट मान लो। अब यहाँ इसने बुक देखा, बुक के अंदर आउटर पेज। अब मैं ये समझाऊँ कैसे, ऐसे समझ लो, ये इंस्ट्रक्शंस हैं, ये हमारा कोई भी पेज नंबर है। अब ये पेज नंबर के अंदर भी पेज नंबर है, इसको इस एनालॉजी से समझ सकते हो कि वही चैप्टर नंबर और ये वॉल्यूम, ठीक है, कि हमारी फर्स्ट वॉल्यूम में चैप्टर नंबर सेकंड, हमारा डेटा चैप अब ये वॉल्यूम हमने ली, आउटर पेज है ये, ठीक है, आउटर पेज है कि हम बुक में ही आए अभी। अब बुक के अंदर हमें एक चैप्टर एक्सेस करना है, तो फिर अब यहाँ हम इस पे आए चैप्टर पे। अब चैप्टर ने ये लिया, इनर पेज आ गए, उसके अंदर मतलब सेक्शन बना दिया हमने, जस्ट टू मेक श्योर कि जो भी लार्ज लॉजिकल एड्रेस स्पेस है हमारा, वो अच्छे से एक्सेस हो जाए। इसकी वजह से हमने स्पेस बढ़ा दिया उसका। और वही चीज़ हम इसका मतलब है पेज पेज टेबल जो है ना, इट सेल्फ इज ऑल्सो पेज्ड, मतलब पेज टेबल के अंदर ही एक पेज टेबल बना दी टू एक्सेस इट। और ये इसका स्ट्रक्चर है कि कोई आउटर पेज टेबल है, उसके अंदर एंट्रीज लिखी हैं कि जो हमारी इनर पेज टेबल्स हैं बहुत सारी, उसके अंदर किस पेज टेबल पे जाना है अगर हमारा डेटा सेट ज़्यादा है। और फिर यहाँ जो पेज टेबल देखेगी, यहाँ से फिर मेन मेमोरी में जाना है। ऐसे ही 3 लेवल पेजिंग भी होता है एल्गोरिथम, इसके अंदर भी ये नकली सा डायग्राम बनाना होता है। बस लेवल्स बढ़ा दो, लेवल बढ़ाते जाओ, 2 लेवल और 3 लेवल पेजिंग एल्गोरिथम आ सकती है, मल्टी लेवल पेजिंग बोलते हैं इसको। अब इसके अंदर अब दूसरा एक और आता है सेगमेंटेशन, कि प्रोग्रामर्स पॉइंट ऑफ व्यू से मेमोरी कैसी होगी। सपोज हमने कोई प्रोग्राम लिखा, उसके अंदर हमने बहुत सारे हमारे प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा मेंबर्स होते हैं, जैसे डबल हो गया, इंट हो गया, कैर हो गया। तो वो हमारे 2 बाइट 4 बाइट 8 बाइट ले रहे हैं, तो वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। हमने एक एरे भी बना लिया सपोज, तो वो अलग अलग है, वो एक अलग अलग सेगमेंट्स हैं, तो सेगमेंट्स को अलग अलग करके हम एक्सेस करें। मतलब जैसे हम पेजिंग में कर रहे थे कि ये जो एक पेज हम एक्सेस कर रहे हैं, इसका जो डेटा है कोई भी एक्सेस कर रहे हैं, वो स्पेसिफिक है। बट सेगमेंट के अंदर क्या है, हम सेगमेंट्स कर रहे हैं एक्सेस। ये इरेगुलर होते हैं, कलेक्शन ऑफ सेगमेंट और डिसिमिलर साइज ऑफ सेगमेंट होते हैं ये। इसके अंदर क्या होता है, सीपीयू है, सेगमेंट नंबर एक्सेस करा,
और ऑफसेट। अब सेगमेंट नंबर की, अब यहाँ जाएंगे हम कि सेगमेंट की लिमिट क्या है, कि सपोज इसकी लिमिट 10 है और हमने यहाँ इंस्ट्रक्शन ऐसे देखा, उसमें बोल रहा है कि 8 है, उसमें कौन सी इंस्ट्रक्शन चाहिए, 8 चाहिए, हाँ तो इस सेगमेंट में है ये, यस, तो ये आगे बढ़ जाएगा। बेस, बेस एड्रेस, जैसे हमारा इंडेक्स होता है ना कि 1200 से शुरू हुआ और इंडेक्स हमें एक्सेस करना है 8, उसकी लिमिट यहाँ देख ली हमने 8, तो ये ऐसे चल रहा है सिस्टम पूरा, बट ये बेकार सिस्टम है, क्योंकि जो हमने एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की नौटंकी को सॉल्व करने के लिए चीज़ करी थी, वो ये और बढ़ा देगा डिसिमिलर पैटर्न से। अब और पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कि हमारे जो फ्रेगमेंटेशन है इंटरनल और एक्सटर्नल वो ज़्यादा हो। तो इसके लिए न्यू आइडिया प्रपोज हुआ, सेगमेंटेशन विद पेजिंग। इसके अंदर सेगमेंट तो बनाए, सेगमेंट जो बनाए वो डिसिमिलर हैं, डिसिमिलर ही हैं वो, बट उसको भी फिर पेजेस में डिवाइड कर दिया कि वही सिमिलर पैटर्न्स के अंदर हो जाए डिवाइड। फिर अब ये कैसे समझ आएगा, सिंस सेगमेंटेशन ऑल्सो सफ़र फ्रॉम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, जो भी मैंने बोला, इट्स बेटर टू डिवाइड सेगमेंट इनटू पेजेस, कि जो सेगमेंट्स हैं ना, जो छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं उनको भी पेजेस में डिवाइड कर दो। अ प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट, कोई भी प्रोसेस है वो सेगमेंट्स पे डिवाइड हुआ है बड़े बड़े। अब जो कोई भी सेगमेंट डिवाइड हुआ है ना उसको फिर पेजिंग में करो, मतलब हमारा एक बहुत बड़ा प्रोसेस है कोई, उसके कुछ उसके कुछ डेटा रिसोर्सेज हैं, कोई भी चीज़ हम जो यूज़ कर रहे हैं उस डेटा रिसोर्स को फिर से हम पेजिंग में कर देंगे, मतलब इक्वल पैटर्न में कर देंगे, जस्ट टू मेक श्योर कि जो भी हमारा एलोकेशन हो रहा है वो इक्वल हो। और यहीं हमने वो डिसिमिलर जो पैटर्न हो रहे थे उसको सिमिलर में कन्वर्ट कर दिया, बड़े चंक को हमने सेगमेंट मान लिया। ऐसा है, when page table is divided, size of partition can be divided, और all property is similar to multi level paging, इसके जैसी ही है कि बड़े चंक में, कोई भी चीज़ जब बड़े चंक में होती है ना तो उसको डिवाइड करके पेजेस में ज़्यादा आसान हो जाता है, एज़ कम्पेयर टू हम छोटे छोटे सेगमेंट बनाएं, तो सेगमेंट का इसके अंदर साइज बड़ा होगा तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। अब ये वाला टॉपिक आई थिंक समझ आ गया, और अगर और तुम्हें रेफरेंस लेना है तो यू कैन, अब कंटेंट तो लिखना पड़ेगा, सारा कंटेंट तो मिला नहीं है, एग्ज़ाम में ज़्यादा लिखना है, यू कैन रेफर क्वांटम। अब इसके बाद हम वर्चुअल मेमोरी वाले कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं, दूसरा सेक्शन है ये। तो इसके अंदर क्या होता है, प्योर डिमांड पेजिंग चलती है, कि द प्रोसेस ऑफ लोडिंग पेज इनटू मेमोरी ऑन डिमांड वेन एवर पेज फॉल्ट अकर। अच्छा, मतलब इसको कैसे समझाऊँ, इसको समझा सकते हैं वैसे, अब इसके अंदर ये वाला है डायग्राम, ठीक है। हमारे पेजेस किसके अंदर होते हैं, अब बताता हूँ। ऐसे, ठीक है, वो वाला डायग्राम नहीं मिल रहा, ये रहा। तो हमारा कोई प्रोसेस चल रहा है, ये वाला तो अभी कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, सीधा ही मुद्दे की बात करते हैं। अब सपोज सीपीयू जो है, सीपीयू हमारा चल रहा है, उसको कोई प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ी, प्रोसेस उसने लोड करा, कुछ मेमोरी एलोकेट करवाना चाहा, मेन मेमोरी में वो प्रेजेंट नहीं है, उसने सेकेंडरी मेमोरी से वो डेटा लिया और वो मेन मेमोरी में डाला। ऐसा जब तक चला जब तक वो मेन मेमोरी पूरी भर नहीं गई, ठीक है, ये समझ आया। अब यही चीज़ ये लिखी है, द प्रोसेस ऑफ लोडिंग पेजेस इनटू मेमोरी ऑन डिमांड, मतलब जब भी सीपीयू डिमांड करेगा ना कोई भी प्रोसेस की,
तो वो पेज लोड होगा फ्रॉम द सेकेंडरी मेमोरी, पहले लोड नहीं होगा। कि प्रोसेस स्टार्ट होता है नो पेज इन मेमोरी, मेन मेमोरी के अंदर कोई भी फ्रेम भरा हुआ नहीं होता। ये पेज बार बार लिख रहा हूँ, ये शायद कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। कि जो मेन मेमोरी में होता है ना वो फ्रेम्स होते हैं, जो सेकेंडरी मेमोरी में होता है वो पेज होते हैं। ठीक है, बट पेज और फ्रेम एक ही साइज़ के हैं, इसलिए इतना फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी बोल लो। अब शुरुआत में हमारा पेज फॉल्ट अगर होगा, मतलब जब भी हम एक्सेस करना चाहेंगे मेन मेमोरी को, वहाँ तो बोल देगा पेज ही नहीं है भाई, तो सेकेंडरी मेमोरी से ला। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ ना सारा, ये तुम्हें लिखना है इन द डिमांड पेजिंग जब भी एग्ज़ाम में आएगा। कि हमें सीपीयू है, सीपीयू ने कोई भी पेज प्रोसेस करने के लिए बोला। अब वो पेज प्रोसेस करने के लिए पहले सबसे गया मेन मेमोरी के अंदर, मेन मेमोरी में देखा है ही नहीं भाई, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारा कोई पेज प्रोसेस नहीं हुआ होता, कोई पेज नहीं होता उसके अंदर। तो वो सेकेंडरी मेमोरी से जाएगा, स्टार्टिंग में पेज फॉल्ट अगर हुआ, जब तक वो पूरा मेन मेमोरी भर नहीं गई। इसके बाद अब पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि उसी चीज़ को बार बार दोहराएं, इसलिए अब इसके बाद जब जब भी कोई चीज़ होगी तो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम लगानी पड़ेगी, जस्ट टू मेक श्योर कि जो एट प्रेजेंट अब जब पूरी मेन मेमोरी भर गई हमारी, अब इसके अंदर हमें एक पेज को हटाना पड़ेगा और दूसरे पेज को लाना पड़ेगा। वो उस डायग्राम से समझ आएगा। ये तो रहा यार। अब ये जो हमारी फिजिकल मेमोरी है ना, ADG, ठीक है, इसके अंदर ये प्रोसेसेस भरे हुए हैं। पेज टेबल ये है हमारी, हमने वही पढ़ा था। लॉजिकल मेमोरी ये है। ये प्रोसीजर बता रहा है कि सेकेंडरी मेमोरी तो हमेशा भरी होगी, ये सेकेंडरी मेमोरी का पोर्ट्रे कर रहा है। ये हमारे फ्रेम्स के अंदर ऐसे चलता है, उसके अंदर डिमांड पेजिंग के अंदर। कि हमारा ये है पेज टेबल है, इसके अंदर वैलिड और इनवैलिड होती है हमारी बिट, वैलिड और इनवैलिड बिट होगी, और वो भरी होगी या नहीं भरी होगी। तो यहाँ से हमने फ्रेम एक्सेस करा 4 फ्रेम एक्सेस करा, फोर्थ एक्सेस करा, और ये जो ज़ीरो है इट्स सेम एज लॉजिकल मेमोरी। तो 4 के अंदर हमें ए डालना है, 6 के अंदर हमें 3 वाला डालना है डी, 9 के अंदर हमें 6th वाला डालना है जी। तो ऐसी चीज़ें चल रही हैं। अब व्हेन प्रोसेस ट्राइज टू एक्सेस पेज दैट इज़ नॉट इन मेन मेमोरी, जब भी हमारा मेन मेमोरी के अंदर एट द स्टार्टिंग ही होता है पेज फॉल्ट ज़्यादातर, ये ज़रूरी भी नहीं है, स्टार्टिंग में तो होगा ही, पर तो हमारा अब उसकी रिक्वायरमेंट आ गई है। अब ये जो प्रोसेस चल रहा है ये देखो कैसे चल रहा है। हमने कोई चीज़ लोड करवानी चाहिए, इंस्ट्रक्शन हमारी चली, इंस्ट्रक्शन चली, पेज टेबल के अंदर हमने देखा, पेज टेबल के अंदर देखा प्रोसेस नहीं है, तो अब कहाँ गया वो, वहाँ गया ट्रैप में आ गया ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। अब ये गया सेकेंडरी मेमोरी में, और जो भी था वो ब्रिंग इन इज मिसिंग पेज मेन मेमोरी के अंदर ले आया। सबसे पहले हमारा पेज फॉल्ट हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर गया, सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में ले आया, ऐसे ही करा। और फिर अब ये फिर से यहाँ से गया रीसेट पेज टेबल, रीस्टार्ट इंस्ट्रक्शन हो गई। ठीक है, ऐसे ही चलता रहा चलता रहा चलता रहा। एक तो ये पॉसिबिलिटी है। अब ये चलता रहा, मेन मेमोरी पूरी भर गई। अब दूसरी इंस्ट्रक्शन आई, दूसरी इंस्ट्रक्शन, मेन मेमोरी पूरी भरी हुई है, इसके अंदर जो पहला केस था उसके अंदर सीधा इसने एलोकेट करवा दी थी क्योंकि मेन मेमोरी खाली थी। इसके अंदर अब मेन मेमोरी भरी हुई है, तो इसने देखा पेज टेबल में यहाँ तो है ही नहीं भाई, स्पेस ही नहीं, स्पेस मतलब नहीं, पेज टेबल के अंदर इंस्ट्रक्शन नहीं है। फिर वो फिर से जाएगा ट्रैप में, ऑपरेटिंग सिस्टम में जाएगा, यहाँ देखेगा सेकेंडरी मेमोरी में ये रहा, तो ये यहाँ ब्रिंग दिस, बट ये पूरी भरी हुई है। अब इसके अंदर करना क्या पड़ेगा कि एक हमें प्रोसेस को हटाना पड़ेगा,
और दूसरे प्रोसेस को, जो नए प्रोसेस है, उसको डालना पड़ेगा। उसके लिए हमें 3 पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम पढ़नी पड़ती है। कौन कौन सी? अभी पहले ये समझ लो, ये मैंने क्या लिखा था कि हैंडलिंग पेज फॉल्ट। ये हैंडलिंग पेज फॉल्ट के अंदर आता है जो भी पंगे हो रहे हैं। इसके अंदर केस 1 होता है और केस 2 होता है। केस 1 में तो हमारा स्पेस अवेलेबल हो जाएगा, स्पेस अवेलेबल हो गया तो सीधा सेकेंडरी मेमोरी से आ गया। स्पेस अवेलेबल नहीं हुआ तो इन मेन मेमोरी पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम लगानी पड़ेगी, जिससे कोई भी जो हमारा नकली है प्रोसेस उसको हटाओ, जो असली न्यू है उसको लगाओ। अब इसके अंदर रिड्यूस ओवरहेड बाय मॉडिफाई बिट। अब रिड्यूस ओवरहेड मतलब बहुत सारी कंडीशन ये भी होंगी कि जो इंस्ट्रक्शन है ना, जो प्रोसेस है, उसको हमें मॉडिफाई करना पड़े, बीच में मॉडिफाई करना पड़ेगा। उसके लिए भी फिर बार बार उसको मेन मेमोरी में जाना, वो सेकेंडरी मेमोरी में जाके उसको चेंज करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें कैसे होगी? ये होगी मॉडिफाई बिट के द्वारा। उसके अंदर केस 1 और केस 2 होगा। अगर मॉडिफाई है, अगर हमारा जो प्रोसेस है वो मॉडिफाइड है, मतलब उसको मॉडिफाई किया जा रहा है, आई की वैल्यू पहले 2 थी, आई की वैल्यू 3 कर दिया, तो अब हमें फिर से सेकेंडरी मेमोरी में जाना पड़ेगा और उसको चेंज करना पड़ेगा वहाँ से। बट अगर अनमॉडिफाइड है तो उसको वैसे ही रहने दो। तो इसके अंदर जो हमने ये स्पेस बना रखा था ना पूरा, कि ये हमारी बिट हो गई वैलिड बिट, इनवैलिड बिट, ये फ्रेम्स हो गए, और यहाँ हमें एक मॉडिफाइबल बिट ऑन बनानी पड़ेगी, जो भी बोलते हैं इसको मॉडिफाई बिट। मॉडिफाई बिट पेज टेबल के अंदर बनेगी, पेज टेबल के अंदर बनेगी, और वो बताएगी कि मॉडिफाई करने की ज़रूरत, ये मॉडिफाई हो रखी है, इसकी वैल्यू चेंज हुई है या नहीं। वैल्यू चेंज होएगी तो यहाँ से जो टेबल है फिर से ये सेकेंडरी मेमोरी में जाके चेंज करेगी। ये आ गया समझ? अब ये जो चीज़ है ना, तुम्हें पूरी ये डिमांड पेजिंग के अंदर लिखनी है, हैंडलिंग पेज फॉल्ट के अंदर लिखनी है। अब पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, ये तो मैंने बहुत छोटोकली सा बना दिया आसान करने के लिए, बट इसमें बहुत लंबा चौड़ा अच्छे से डायग्राम बना के लिखना पड़ेगा। फीफो अप्रोच, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये हमने क्यू में भी पढ़ा हुआ है। ऐसा ही चलता है कि सपोज हमारा सबसे पहले आया 1, 1 डल गया, फिर आया 2, फिर आया 3, 3 डला तो फुल हो गई, मतलब हमारी मेन मेमोरी फुल हो चुकी है। मेन मेमोरी फुल हो गई, अब हमें 4 डालना है। 4 डालना है, कैसे डालेंगे? फीफो अप्रोच, जब से फर्स्ट जो आया था ना, 1 आया था ना, सबसे पहले इसको हटाओ और उसके जगह 4 डाल दो। इसको हटा दिया, 4 डाल दिया, सिंपल। ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, इसमें क्या है, बहुत दूर का सोचता है ये एक्चुअली में पॉसिबल ही नहीं है, बस फालतू में बना दी कि कुछ तो होना चाहिए ना रेफरेंस। जैसे हमारी आइडियल गैस इक्वेशन होती है, वो अचीव नहीं हो सकती, बट कर दो भाई। तो इसके अंदर ये फ्यूचर जाके देखता है कि कौन सा प्रोसेस आने वाला है, कौन सा प्रोसेस सबसे लास्ट में आएगा। कि हमने 7 डाला, 0 डाला, 1 डाला, ये चलता गया, 0 देखा, 0 की तो रिक्वायरमेंट है, जल्दी आने वाला है, यहाँ भी 0 आने वाला है। 1 की रिक्वायरमेंट है, जल्दी आने वाला है। 7 जो है वो सबसे लास्ट में है। तो अब जब भी हम 2 को डालना चाहेंगे ना, इसमें 7 हटाओ और 2 को डाल दो। आ गया समझ? ऐसे ही हमारा लीस्ट रिप्लेसमेंट, इसका तो नाम भी भूल गया मैं, एलारियो, जो भी है ये। तो इसके अंदर हम फ्यूचर तो देख सकते हैं ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में, बट लीस्ट रिप्लेसमेंट वाले में हम पास्ट देख सकते हैं। पास्ट तो देख लो कि इसके अंदर सबसे दूर कौन सी है, तो ये वाली एक्सेस नहीं होगी। लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, याद आ गया कि हमारी जो 1 है वो अभी हुई थी, तो इसको मत हटाना, 0 को मत हटाना, 7 को दूर है इसको हटा दो, 2 लिख दो। आई थिंक यू गेट इट, आइडिया मिल गया होगा, नकली चीज़ है। अब वही हमारा जो डिमांड पेजिंग था, उसके अंदर क्या पॉसिबिलिटी होगी, मेन मेमोरी में टाइम कितना लग रहा होगा, और ये सारा अब ये न्यूमेरिकल फॉर्म में आएगा, तो इसको क्या करेंगे,
पेज फॉल्ट। अब सपोज हमारे जो पेज फॉल्ट की पॉसिबिलिटी है, हमने चले चले हम अब एक पॉइंट के बाद ना ऐसा होगा कि जो पेज टेबल होगी वो तैयार हो जाएगी, कि अगर कोई भी यूज़र हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो हमारे प्रोसेसेस है ना, जो भी हम नौटंकी करते हैं अपने कंप्यूटर पे, वो एक पॉइंट के बाद सिमिलर हो जाते हैं। गूगल चलाया या कोई भी एप्लीकेशन चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, तो वो जो सिस्टम है वो समझ जाता है। इसके लिए जो पेज फॉल्ट है ना, उसकी जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाती है। सपोज इस केस में 20% हमारी पॉसिबिलिटी हो गई कि पेज फॉल्ट होएगा और 80% वो सही चलता है। तो इसके अंदर हम 0.8 लिख देंगे, 0.2 लिख देंगे 20%। इसके अंदर हम 0.8 देख देंगे, 1 हाँ 0.8, ठीक है। मल्टीप्लाई मेन मेमोरी एक्सेस टाइम, मेन मेमोरी को ये एक्सेस कितने में कर रहा है, ठीक है। मेन मेमोरी का एक्सेस कितने में कर रहा है ये एग्ज़ाम में दे रखा होगा। पेज फॉल्ट सर्विस टाइम, कि अगर हमारा पेज फॉल्ट हुआ तो ये जो प्रोसेस चल रहा है सेकेंडरी मेमोरी से लेके आना ये वगैरह वगैरह, इसके अंदर कितना टाइम है ये भी एग्ज़ाम में दे रखा होगा। रेफर क्वांटम। अब इसके अंदर हमारा थ्रेशिंग आता है, थ्रेशिंग। अब थ्रेशिंग क्या चीज़ है ये, कि जब भी सपोज अब हमें वही चीज़ देखनी पड़ेगी। अब थ्रेशिंग के अंदर क्या हो रहा है, हमारा सीपीयू जो है हमें यूटिलाइज करना है और हमारे जो प्रोसेस हैं वो बहुत सारे चल रहे हैं। तो एक एक पॉइंट तो अच्छे से चलते जाएगा, कोई भी हमने इंस्ट्रक्शन ली, चल रहा है इंस्ट्रक्शन चल रही है, अच्छे से यूटिलाइज हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है। बट व्हेन प्रोसेस स्पेंड मोर टाइम स्वैपिंग, अब एक पॉइंट के बाद फिजिकल मेमोरी पूरी भर गई और हम ज़्यादा टाइम स्वैप में ही लगा रहे हैं, मतलब सेकेंडरी मेमोरी से यहाँ जाने में पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम ही लगे जा रही हैं, तो हमारा टाइम खोटी होने लगा। ये जो सी पी यू यूटिलाइजेशन है वो कम होने लगा, ये पॉइंट आ गया। यहाँ से तो मेन मेमोरी भरनी शुरू हुई, हाँ शुरू हुई। अब यहाँ थ्रेशिंग आ गया, ये पॉइंट कि स्वैपिंग शुरू हो गई, ये पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम बहुत सारी लगनी शुरू हो गई हैं। अब इसके बाद एक पॉइंट लिखना पड़ेगा तुम्हें कि जब ये सी पी यू यूटिलाइजेशन डिक्रीज हो रहा होता है ना, तो शेड्यूलर जो होता है वो और प्रोसेस एडअप कर देता है। शेड्यूलर यही काम करता है कि और प्रोसेस एडअप कर देता है, उसको लगता है कि सीपीयू यूटिलाइज नहीं हो पा रहा ये वो, तो और प्रोसेस ऐड अप कर दिया उसने, तो और भसड़ हो गई कि वहाँ से बहुत ज़्यादा लोड आ रहा है और ये यहाँ से फिर क्लटर होना शुरू हो गया बहुत ज़्यादा। और वो इशू जो है, वो जो रिप्लेसमेंट का इशू है वो और वर्स हो गया, तो उससे धैड़ से नीचे गई सारी यूटिलाइजेशन। और फिर ये देख रहा है फिजिकल मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ऑपरेटिंग सिस्टम, लोड, सब एक दूसरे को देख रहे हैं कि भाई सही है, गुड। अब जो सॉल्यूशन है वर्किंग सेट स्ट्रेटजी है, इसके अंदर क्या होता है ये एग्ज़ाम में लिखना मत, बट मुझे ये जो स्ट्रेटजी है ये लीस्ट रिप्लेसमेंट वैसी ही लग रही है, जो वो क्या था, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड वाली थी ना, वैसी लग रही है ये, कि दिस मॉडल यूजेस डेल्टा पैरामीटर टू डिफाइन वर्किंग सेट विंडो। अब इसके अंदर मुझे लिखना पड़ेगा थोड़ा सा। 1 घंटे की वैसे ही चली गई ये वीडियो। अगर ये तुम्हारे लिए प्रोडक्टिव नहीं है, यू कैन इवन सी दिस इज़ वे मोर प्रोडक्टिव आई वुड से। बहुत जल्दी बता रहा हूँ। अब इसके अंदर जो वर्किंग सेट स्ट्रेटेजी है ना, वो हमें देखना पड़ेगा। सपोज यहाँ से है ये प्रोसेस, दिस मॉडल यूजेस डेल्टा पैरामीटर टू डिफाइन वर्किंग सेट विंडो। वर्किंग सेट विंडो कौन सी है, ये वाली, ये वाला जो पोर्शन है। तो इसके अंदर जो भी प्रोसेस आ रही हैं वो हमने यहाँ लिख लिए। और मोस्ट रिसेंटली डेल्टा पेज रेफर इन वर्किंग सेट, हाँ, तो जो हमारा सिलेक्शन
बकवास बोल रहा है, वही चीज़ है नॉर्मल। कि अब इसके अंदर प्रॉब्लम हमने देख लिया कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि हमारा जो सिस्टम था वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था, जो मेन मेमोरी थी वो भर जा रही थी, और उसके अंदर जो प्रोसेसेस थे वो जम जा रहे थे, एक तरह से स्टक हो जा रहे थे। तो उसके लिए हमने ये देखा कि हमारे मेन मेमोरी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, और उसके अंदर जो भी हमारी रिसेंटली यूज़ थी चीज़ें एज पर द डेल्टा पैरामीटर, उनको रखा और सबको निकाल दिया। ये करा है बस इन्होंने। बट सबसे ज़्यादा सिलेक्शन ऑफ डेल्टा पे ही डिपेंड कर रहा है कि एक्यूरेसी कितनी होगी। अगर हमने बहुत छोटा लिख दिया, बहुत छोटा रख दिया तो हमें क्लियर आइडिया नहीं मिल पाएगा, और बहुत ज़्यादा रख दिया तो इनएफिशिएंट हो जाएगा। तो यही मोटा मोटा था, इसकी से हमने थ्रेशिंग को सॉल्व कर दिया। मतलब फिर अब फिर से हो सकता है, ये जो हमारे प्रोसेसेस थे ना ये फिर से एग्जीक्यूट हो सकते हैं, कि हमने फिजिकल मेमोरी के अंदर हटा दिया चीज़ें जो भी बेकार थी इसकी वजह मदद से, और फिर वो सारी चीज़ें होने लगी। अब ये जो चीज़ है ना, ये बेलोना बेलाडे एलोनिजी, ये भी जो भी है, ये इम्पोर्टेंट है। तो इसके अंदर जो पेज फॉल्ट है, हमें दिख रहा था कि अगर पेज फॉल्ट कोई आ रहा है, यहाँ जा रहा है ये सब कुछ, नंबर ऑफ फ्रेम्स अगर ज़्यादा होंगे, फिज़िकल मेमोरी अगर ज़्यादा होएगी, तो पेज फॉल्ट होने के चांसेस कम हो जाएंगे, राइट। फिज़िकल मेमोरी जो भी हमें प्रोसेस लेना है वो यहाँ पहले से ऑलरेडी मौजूद होगा, क्योंकि ये ज़्यादा है स्पेस। बट ये जनरल पर्सपेक्टिव है हमारा। बट फीफो के अंदर क्या होता है, फीफो जो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो हमने सबसे पहले पढ़ी थी, उसके अंदर उल्टा भी अकर हो सकता है, माइट अकर। तो उस चीज़ को फॉर सम पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम ये चीज़ उल्टी हो सकती है, इसको हम बेलाडे एनालॉजी बोलते हैं। दैट्स ऑल, ख़त्म।